नमस्कार, वेलकम टू डेली इफेक्ट्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। देखिए, बात अब सिर्फ एक दो देशों की तनातनी तक सीमित नहीं रही। अब मामला उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां सवाल सिर्फ हमलों का नहीं, पूरी दुनिया की सामरिक व्यवस्था का है। और इस बार चीजें उतनी सीधी नहीं हैं जितनी हमें दिखाई जा रही हैं। जब रसिया का सबसे ताकतवर लीडर खुलेआम कह देता है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो कई देश ईरान को न्यूक्लियर हथियार देने के लिए तैयार हैं, तो यह सिर्फ एक धमकी नहीं होती, ये पूरे ग्लोबल पावर बैलेंस को खुलेआम चैलेंज देने जैसा होता है। और अब आप खुद सोचिए, क्या यह केवल मिडिल ईस्ट का टकराव है या फिर एक ऐसी सिचुएशन बन रही है जहां पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बंटने की तरफ जा रही है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल और उसके अलायंस, तो दूसरी तरफ ईरान, रसिया और वे तमाम देश जो खुलेआम न सही पर पर्दे के पीछे एक साझा स्ट्रेटजी बना रहे हैं। रसिया के फार्मर प्रेसिडेंट और करंट सिक्योरिटी काउंसिल वाइस प्रेसिडेंट मेदवेदेव का यह बयान कि कई नेशंस ईरान को परमाणु हथियार देने को तैयार हैं, यह अचानक नहीं आया। इसकी बुनियाद काफी पहले से तैयार की जा रही थी। यूक्रेन वार के बाद रसिया ने वेस्ट को एक तरह से खुला मैसेज दे दिया था कि अब वो सिर्फ डिफेंस में नहीं रहने वाला। और ईरान, एक ऐसा देश जो दशकों से अमेरिकन दबाव का सामना कर रहा है, अब शायद पहली बार खुद को एक रियल अलायंस में पाता है जो उसे सामरिक सिक्योरिटी देने का दावा करता है। और अब इधर इजराइल को देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक वो हर दिन $12 बिलियन खर्च कर रहा है सिर्फ हमलों और सिक्योरिटी पर। यह वार अब डिफेंसिव नहीं रहा। इजराइल साफ तौर पर एक लॉन्ग वार की तैयारी कर रहा है। और यह सिर्फ आर्मी मूवमेंट या स्ट्राइक तक सीमित नहीं है, यह एक फुल स्पेक्ट्रम वार की तरह प्लान्ड ऑपरेशन है जहां इकोनॉमिक रिसोर्सेस, साइबर डिफेंस, डिप्लोमेटिक फ्रंट सब कुछ शामिल है। और अब सवाल यह नहीं रह गया कि कौन पहले हमला कर रहा है, असली सवाल यह है कि कौन इसे कहां तक ले जाएगा। अब एक और अहम बात जो मीडिया में बहुत कम उठाई जा रही है, रसिया, ईरान और कुछ हद तक चाइना भी, ये देश अब वेस्टर्न दबावों से सीधे टकराने की मुद्रा में हैं। और अगर किसी दिन किसी देश ने ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या सीधे वेपन्स ट्रांसफर कर दिए तो आप सोचिए, इसका मतलब सिर्फ एक डील नहीं होगा, ये पूरे एनपीटी सिस्टम मतलब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की बुनियाद हिलाने वाला कदम होगा। और अमेरिका भी जानता है कि वो सीधे ग्राउंड पर उतर कर इस लड़ाई को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए अब वो इस बात का इंटेलिजेंस एनालिसिस करवा रहा है कि उसके हालिया स्ट्राइक से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कितना पीछे गया। लेकिन यह जानना जरूरी है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अब एक फैक्ट्री में नहीं बनती, अब यह नेटवर्क में बनती है। और अगर ईरान के पास रसिया या किसी और देश का सपोर्ट है तो वो इस प्रोग्राम को फिर से खड़ा करने में वक्त नहीं लगाएगा। और यहाँ से यह संघर्ष सिर्फ मिलिट्री या डिप्लोमेसी का नहीं रहता, ये आइडियोलॉजी का वार बन जाता है। एक ऐसा वार जहां अमेरिका का वर्ल्ड पावर होना और रसिया ईरान का वेस्टर्न डोमिनेशन को तोड़ना, दोनों अब ऑपरेशन एजेंडा में हैं। और अब आखिरी बात, अगर ये वार लंबा खिंचता है और इजराइल, अमेरिका, ईरान या रसिया सभी इसमें खुलकर आ जाते हैं तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, इंडिया, एशिया, अफ्रीका और यूरोप सबकी जियोपॉलिटिक्स बदल जाएगी। एनर्जी रूट्स, ट्रेड अलायंस, मिलिट्री बेसिस, सब कुछ। और इसलिए इस वक्त दुनिया उस मोड़ पर खड़ी है जहां सिर्फ एक गलत आकलन, एक मिस कैलकुलेशन पूरी सदी की दिशा बदल सकता है। और ये वो वक्त है जहां हमें सिर्फ कौन सही कौन गलत देखने के बजाय यह समझना होगा कि अगला स्टेप किसका होगा और उसकी कास्ट क्या होगी। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि जून 2025 में जापान ने बढ़ते इजराइल ईरान संघर्ष पर क्या मांग की? ए, मध्य पूर्व से सभी अमेरिकी सेनाओं को हटाने की। बी, युद्धबंदी और तुरंत डिप्लोमेटिक संवाद की। सी, परमाणु हमले का बदला लेने की इजराइल से अनुमति। और डी, ऊर्जा निर्यात प्रतिबंध लगाने की। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।